राजगंज में जगन और मगन दो भाई रहते थे। जगन कुछ समय से टांगों से चल नहीं पाता, बस बैठा रहता है। गर्मियों का एक दिन घर के आंगन में जगन बिस्तर पर बैठा हुआ है। मगन खाने के लिए आम की टोकरी लाया। भैया ये लीजिए, मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम्हें पता है मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं से आम खाने को मिल जाते इस मौसम में तो बड़ा मजा आता। आओ बैठो मेरे पास। अरे मग्गू, आम खा रहा है तू? है मुझको भी देना रे। आजा बैठ, आज ही लाया हूँ बाजार से। तू जानता है मुझे तुझसे तेरी एक चीज चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। हाँ मैं जानता हूँ तुझे किस चीज की जरूरत है, मेरे दिमाग की। ए पागल है तू, है? इतने सारे भूसे का मैं क्या करूंगा? है खाली भूसे में आग लग गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। मुझे तो तेरी हाइट चाहिए, हाइट। कितना लंबा है रे तू? गबरू तू पिटेगा वहां। मग्गू अच्छा चल माफ कर दे। मग्गू मत बोल मुझे। तो क्या बोलूं मैं? भैया बोल मुझे। अच्छा भैया, मुझे 2 आम दो ना, पक्का। तुझे मग्गू नहीं बोलूंगा, सच बोल रहा है ना? अब देख, तू खुद ही भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये ले। गबरू ने आम पकड़े और गेट के सामने गया और जोर जोर से कहने लगा, मग्गू मग्गू मग्गू। तेरी तो जाने देना, छोटा है वो, तू भी ना बच्चों जैसी हरकतें करता है। अच्छा चल छोड़ इसे, कल गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कर देना, ठीक है? जी भैया। अगले दिन शाम को गुरुजी चलते हुए दिखाई दिए और मगन के घर पहुंच गए। मगन आंगन में झाड़ू मार रहा था। गुरुजी आप आइए। यात्रा कैसी रही आपकी? सब ठीक था मगन, क्या बात है, जगन नहीं दिख रहा? गुरुजी अंदर है भैया, आप आइए। अरे जगन, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ गुरुजी। तू तो बड़ा मोटा हो गया है। हाँ गुरुजी, इधर उधर जा नहीं पाता, अब क्या करूं? बेटा, हर बीमारी की जड़ है मोटापा। ये ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? बेटा, जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन तो खुद की टांगों पे जा नहीं पाओगे। अब भला क्यों दूसरों की टांगों को तोड़वाना है? बाहर से आवाज आई, मगन, ओ मगन, घर पे हो? ये ले खीर, प्रसाद है, सब लोग खा लेना। वाह दीदी, सही समय पर आई हो। आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो हमारे माँ बाबा की तरह है दीदी, उन्होंने ही हमें पाला है। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं, उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। उन्हें भी खिलाना ये ठीक है? और सुन, मुझे भी मिलना है उनसे, मिलवा देगा? क्यों नहीं दीदी, आप कल आना, आज वो थक गए हैं, बहुत दूर से आए ना इसलिए। चल ठीक है, मैं कल आती हूँ शाम को। ठीक है। कांता जा रही है, तभी उसे उसकी पड़ोसी लीला दिखी। कहाँ से आ रही है कांता? मगन के घर प्रसाद देने गई थी, थोड़ा तेरे घर भी भिजवा दिया है, खा लियो। मेरी सास ने छोड़ा होगा तब खाऊंगी ना। तुझे पता है जगन भैया के घर उनके कोई गुरुजी आए हैं। मगन तो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था, उन्होंने ही इन दोनों को पाला है, कल चलेगी उनसे मिलने। ठीक है, सुन जब जाएगी ना मुझे आवाज दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। दोनों अपने घर चली गईं। रात का वक्त गुरुजी और जगन खाने के लिए बैठे हैं। मगन ने खाना परोसा। वाह वाह मग्गू, तू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाना सीख गया है। धन्यवाद गुरुजी। आ, तू भी बैठ, आजा। तीनों खाना खाते हैं। गुरुजी आप यहाँ सो जाइए। सब सो गए। अगले दिन सुबह, लीला, ओ लीला, चल। हाँ दीदी आ गई बस। कितनी देर करती है तू? आपको तो पता ही ना कितना काम होता है। हाँ वो तो है,
चल अब जल्दी चल। दोनों मगन के घर पहुंच गए। मगन, अरे ओ मगन, आया दीदी। देख मैं लीला को भी लाई हूँ। आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी, ये आपसे मिलने आए हैं। ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। आओ बेटी, क्या बात है? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम कांता है। मगन ने मुझे बताया कि आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं। मेरे पति हर शाम शराब पीकर आते हैं, इस वजह से हमारी लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूँ पर छूट ही नहीं पा रही है। आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या करूँ जिससे वो ये आदत छोड़ दें। तुम्हारा पति खाना कितने बजे खाता है दोपहर में? 2 बजे? आज से उसे 2 डब्बे खाने को देना। एक वो 2 बजे खाएगा और दूसरा तब जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसे थोड़ी देर पहले। उस डिब्बे में तुम मिठाइयाँ फल डाल देना और ऊपर से ये छिड़क देना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम लीला है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं तो दुखी हो गई हूँ इस रोज रोज के तमाशे से। ये लो, इसे अपनी सास के खाने में डाल देना। तुम्हें कल सुबह से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। मैं चलती हूँ गुरुजी। मैं भी चलती हूँ गुरुजी। क्या गुरुजी, सच में वो ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लेना। क्यों जगन? दोनों मुस्कुराने लगे। ये लीजिए। आज 2 डिब्बे क्यों? मैं गुरुजी से मिली थी कल, उन्होंने कहा इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये बड़ा वाला दोपहर में खा लेना और छोटा वाला काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले। अरे तुम भी ना कांता। चलो अब तुम कहती हो तो खा लूंगा। काम पे जाने के बाद रमेश ने वैसा ही किया। पहले दोपहर में बड़ा वाला डिब्बा खत्म किया और शाम को दूसरा वाला डिब्बा। काम खत्म होने के बाद वो घर चला आया। आज आप इतनी जल्दी? आज तो इन्होंने शराब भी नहीं पी है। लगता है गुरुजी का टोटका काम कर गया। अच्छा सुनो, खाना लगा दो, भूख लग रही है। अब रुकिए, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है। कांता खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो रमेश के पास गई, उसने देखा रमेश सोया हुआ है। लगता है काफी थक गए हैं, इन्हें सोने देती हूँ। सुन बहू, इधर आइयो, वो देना मुझे। लीला? हाँ दीदी। तुझे पता है कमाल ही हो गया, इन्होंने कुछ दिनों से न शराब पी है न मुझसे लड़ाई की। हाँ दीदी, आपको पता है मेरी सास मुझसे प्यार से बात कर रही है। पहले तो सीधा मुंह बात तक नहीं करती थी, पर अब तो पूरी बदल गई है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। एक दिन उस गांव की ठकुराइन गुरुजी से मिलने उनके पास गई। ठकुराइन जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और ये भी कि कैसे उन्होंने लोगों की दिक्कतों को ठीक किया, इसलिए मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जाग गई है। कहाँ है गुरुजी? उन्हें बुलाइए। रुकिए, बुलाता हूँ उन्हें। क्या हुआ बेटी? बाबा जी, क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? क्यों नहीं बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे पति जब देखो काम करते रहते हैं, घर में रुकते तक नहीं है, बस आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अब आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? मुझे तो याद भी नहीं कि उन्होंने आखिरी बार मुझसे बैठकर आराम से बात कब की थी। वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास हमारे लिए फुर्सत भी नहीं है। ये लो, इसे रात को खाने में मिला देना, कल से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बात सच निकली तो आप जितना धन मांगेंगे आपको मिलेगा। बेटी, जब हम किसी को धन देते हैं ना किसी चीज के बदले, तो हम सामने वाले की वो चीज खरीद लेते हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ये सब दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ। और रही बात धन की, तो जब समय आएगा तो सब नसीब में खुद ही आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलती हूँ।
हाँ सुनो, जरा खाना लगवा दो। जी अभी लगवाती हूँ। इनके खाने में ये डाल देती हूँ, क्या पता जैसा गुरुजी ने कहा वो सच हो जाए। ये लीजिए, मैंने खाना रख दिया, अब आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ठाकुर ने खाना खाया और चुपचाप चला गया और सो गया। काश गुरुजी ने जो कहा है वो सच हो जाए, न जाने कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अगली सुबह ठाकुराइन नहा कर आई, फिर कमरे में उसने देखा वहाँ मुंशी जी खड़े हैं। मुंशी जी, आज से कुछ दिनों तक आप ही ये सब संभालेंगे। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। जी ठाकुर साहब। आप आज गए नहीं? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घर पर आराम करूँ। आप सही सोच रहे हैं, आप घर पर आराम करिए। जब देखो आप काम करते रहते हो। आपको जो चाहिए आप मुझसे मंगाना, मैं आपको दूंगी। आपको जो खाने का मन करे आप बता देना, ठीक है? तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, गुरुजी की जय हो। आज कितने दिनों बाद मन को सुकून मिल रहा है। सुनिए ना, मैं चाहती हूँ कि गांव में ना एक गुरुजी आए हुए हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एकदम नेक इंसान है और ज्ञानी भी। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें हमारे घर बुलाएं और साथ में गांव के सारे लोगों को भी बुलाएं, ताकि गुरुजी से मिलने का मौका सभी को मिल सके। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल बुलाओ। मैं आज ही जाकर गुरुजी को यहाँ आने का आमंत्रण देती हूँ। ठीक है। इसके बाद ठाकुराइन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ जगन के घर पहुंची। मगन, घर पर हो? आया। गुरुजी घर पर है? हाँ, अंदर बैठे हुए हैं भैया के साथ। आप आइए। प्रणाम गुरुजी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मानो मन को सुकून सा मिल गया हो। मैंने घर पर एक आयोजन रखा है, आप कृपा करके वहाँ जरूर आइएगा। ठीक है बेटी, हम जरूर आएंगे। समारोह के दिन सभी ठाकुराइन के घर पहुँचे। आइए गुरुजी, आप यहाँ बैठ जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें बता दीजिएगा, ये हर वक्त आपकी सेवा में रहेंगे। ये क्या बेटी, प्रसाद खुला क्यों छोड़ा है? ये लो, इस कपड़े से ढक दो। ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है, खाने को। जी गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने काफी लोगों की मुसीबतों को सुना और उन्हें उपाय भी बताए। इसके बाद गुरुजी ने सब जगह गंगा जल छिड़का और सबको प्रसाद बांट दिया। सब ने प्रसाद खाया और अपने अपने घर चले गए। शाम को एक बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। एक आवाज आई और गबरू की छोटी बकरी चीकू उस आवाज की तरफ चलने लगी। गबरू ने जब देखा तो वो उसके पास गया। बकरी नहीं रुकी। गबरू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बकरी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। गबरू ने बहुत सारी घंटियां पकड़ी और आवाज का पीछा करने लगा। गबरू ने देखा कि एक मैदान में सारे लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लिए चले जा रहे हैं। छोड़ दो इन सबको, तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये रह गया था, पकड़ो इसे भी। पकड़ लो इसे और बात दो। जैसे ही वो लोग गबरू की तरफ आए, गबरू ने घंटियां बजाईं और अचानक सभी लोग होश में आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ, ये सब चोर हैं पिताजी, इन्हें आप सब पकड़ लो। सबने उन सबको पकड़ लिया। गबरू के पिताजी ने एक चोर के मुंह से कपड़ा हटाया। जगन, तुम खड़े हो सकते हो? अरे वाह, चमत्कार हो गया। देखो गुरुजी की कृपा से अब मैं चल सकता हूँ। अपना ये नाटक बंद करो। भैया, आप यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, इन्होंने हमें अपने वश में कर लिया था। उसी का नतीजा है कि आप सब यहाँ खड़े हैं। ये सब हमें लूटने आए थे। इन्होंने हमारा धन उस बैलगाड़ी में रखा है। आपने ये सब क्यों किया?
लोग तो आप दोनों की कितनी इज्जत करते थे। अब चलो बताओ, दोनों ने ये सब क्यों किया? दोनों चुप थे। ठाकुरों के एक आदमी ने जगन के पैर पर लाठी मारी। जगन बोल पड़ा। बताता हूँ, मैंने और गुरुजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। तो हमने प्रसाद के ऊपर जब गंगा जल छिड़का, उस समय गुरुजी ने अपनी बनाई दवाई प्रसाद में मिला दी, जिसे खाने के बाद जैसे ही हमने बांसुरी बजाई, आप हमारे वश में हो गए। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। मैं अपनी दवाइयों से लोगों की समस्या सुलझाता हूँ। भैया, मैं सोचता था कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। भैया, आपको सच में लगता है कि इन पैसों से मेरा भला होगा? मुझे माफ कर दे मगन। मुझसे बात मत करिए भैया। लेकिन आपने मेरे पति की वो आदत कैसे छुड़वाई? मैं समझ गया था कि तुम्हारा पति शराब छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने उसे थकान वाली दवाई दी, जिसे खाने से उसे काम के बाद थकान लगने लग जाती और वो सीधा घर आता और सो जाता, जिससे उसकी पीने की आदत छूट गई। और आपने मेरी सास को कैसे सुधारा? बेटी, दवाइयों के उपचार और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। आपने ये सब क्यों किया? आप तो बड़े अच्छे इंसान थे। आपने हम सबकी मदद की थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? मजबूरी थी ठाकुराइन। हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहां कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, दिव्यांग हैं। उनके जीवन को बदलने के लिए हम ये सब करते हैं, ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें। कुछ दिनों से आश्रम में दान दक्षिणा ना के बराबर थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। इतना नेक काम करते हो और इस तरह के काम में शामिल होते हो, तुम्हारी सजा यह है कि तुम वो आश्रम जिंदगी भर ईमानदारी से चलाओगे और हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखोगे और उनकी देखभाल के खर्च में होने वाला धन हमारी तरफ से आएगा। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम नेक इंसान हो। तुम्हारा केवल रास्ता गलत है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जगन को भी छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, छोड़ दो जगन को। मगन, तेरे भाई ने हमेशा तेरा भला ही चाहा है। उसके साथ ऐसा मत कर। तू माफ कर दे अपने भाई को। उसने जिंदगी भर जो भी किया सिर्फ तेरे लिए किया, जबकि वो तेरा सगा भाई भी नहीं है। लेकिन मुझे जानना है गबरू, ये सब होश में कैसे आए और तुम कैसे होश में आए? क्योंकि मैंने लड्डू खाया ही नहीं था। मेरा लड्डू मेरी बकरी चीकू ने खा लिया था, और जब मैंने चीकू को उसकी घंटी की आवाज से ठीक होते हुए देखा, तो मैंने सारी बकरियों के गले से घंटियां निकाल दी और अपने साथ यहाँ ले आया, और उनकी आवाजों से अब सभी ठीक हो गई। क्या बात है गबरू, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। वो तो मैं हूँ। सब हंसने लगे। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपको वो दवाई खिलाई। कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे कुछ दिनों का आराम तो मिला। आप ही तो कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बहादुरी के लिए मैं गबरू को एक पुरस्कार जरूर दूंगा। मग्गू देख, मुझे तो इनाम मिलेगा। इसके बाद से गुरुजी और जगन उस अनाथ आश्रम को सही ढंग से चलाने लगे और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे।